आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने किसी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करी हो और आपका आधे 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया हो। आधा 1 नंबर तो बहुत है, पॉइंट में भी नंबर से आपका सिलेक्शन ना हुआ तो बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि 1-2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। रेलवे का एग्ज़ाम जब मैंने 2019 में दिया था तो कुछ ना कुछ मिस्टेक की वज़ह से मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ था 1 नंबर से, तो अफ़सोस ज़्यादा हुआ था। कहीं न कहीं रेलवे की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब होती है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिलती है। नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है और रेलवे की जो फैसिलिटी होती है उसके लिए मेरा ये परसेप्शन था कि रेलवे की जॉब बहुत अच्छी है और उसका मतलब बेनिफिट बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, इवन आपको ऑल इंडिया का परमिट मिलता है रेलवे का, घूमने के लिए आप आराम से घूम सकते हो। तो ऐसा सोच के मैंने भी रेलवे का फॉर्म भरा था। ऐसा उम्मीद था कि हो जाएगा, अच्छी खासी तैयारी हुई थी। कुछ मिस्टेक की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वही सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ ताकि अगर आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने रेलवे का, तो वो गलतियाँ आप ना करो। मेनली मेरे साथ में क्या हुआ, अच्छी खासी तैयारी के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो सबसे पहली बात कि सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि आपने अगर रेलवे का फॉर्म भरा हुआ तो कई सारे ज़ोन आपने देखे होंगे कि दिया हुआ है कि कई सारे ज़ोन में, तो आपको इम्पोर्टेंट ये भी है कि किस ज़ोन से आपने अप्लाई किया हुआ है। मैंने उस टाइम में मेरे फॉर्म में भी 19 में भी बहुत सारे ज़ोन के लिए अप्लाई करने का दिया हुआ था। तो मैं तो बेसिकली गोरखपुर से हूँ, पर उस टाइम में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने गोरखपुर से फॉर्म अप्लाई नहीं किया। गोरखपुर के बजाय मैंने इलाहाबाद, प्रयागराज से फॉर्म अप्लाई कर दिया। गोरखपुर की मेरिट कम गई और गोरखपुर से अगर मैंने फॉर्म अप्लाई किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 69 नंबर मुझे मिले हुए थे और 70 नंबर पे गोरखपुर में सिलेक्शन 70 नंबर जो कट ऑफ थी वो इलाहाबाद की गई थी, 70 से ऊपर गई थी और गोरखपुर का कट ऑफ उससे नीचे गया हुआ था। तो गोरखपुर से अगर मैंने भरा होता तो मेरा सिलेक्शन हो चुका होता, पर मैंने गलती कर दी कि मैंने गोरखपुर का होके भी प्रयागराज से भरा हुआ था, इलाहाबाद से, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 नंबर से नहीं हुआ था, क्योंकि 70 कट ऑफ गई थी प्रयागराज की। और मुझसे गलती क्या हुई थी कि मैंने नॉन नर्सिंग जो सब्जेक्ट आते हैं, जो सिलेबस में दिया गया है कि नर्सिंग का क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया नर्सिंग का, क्योंकि बेसिकली जो अदर सब्जेक्ट होता है मेरे दिमाग से बाहर का होता है। अगर 10th में मैंने अच्छे से, मुझे मतलब मैथमेटिक्स और ये सारी चीज़ें नहीं आती, जिसकी वजह से मैंने बायोलॉजी सिलेबस चुना हुआ था, बायोलॉजी से ही पढ़ा। इस वजह से मेरा जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है, मेनली जो रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। इवन बहुत सारे नर्सिंग वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी ऐसा है कि नर्सिंग का क्वेश्चन उन्हें बहुत अच्छे से आता है, पर अदर सब्जेक्ट का जो है वो क्वेश्चंस नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते और डेली प्रैक्टिस में हमारे नहीं होता है, सिलेबस में नहीं होता है, इस वजह से हमें याद नहीं होता। और 9th और 10th में जो पढ़ा है, काफ़ी लंबा समय होने के बाद वो सारी चीज़ें भूल गई है। रेलवे का जब एग्ज़ाम आया था तो मैं पोस्ट बीएससी में पढ़ रही थी, तो उस टाइम में पोस्ट बीएससी सेकंड ईयर था, एग्ज़ाम का भी बर्डन था और मैंने जो है रेलवे का फॉर्म भरा था, तो ऐसा था कि चलो पोस्ट बीएससी के साथ-साथ रेलवे का एग्ज़ाम भी निकल जाए। उसके साथ ही मैंने तैयारी की, लेकिन नर्सिंग वाले पोर्शन को तो अच्छे से तैयार किया। उसके बाद जो 30 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है अदर सब्जेक्ट से, उसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, सुपरफिशियली पढ़ा। वैसे भी मुझे मैथमेटिक्स, रीज़निंग और जनरल नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। मतलब मेरी वीक सब्जेक्ट है ये सारे, मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। 70 क्वेश्चन जो आए हुए थे नर्सिंग के, उसका लेवल जो था वो बेसिक था। लाइक अच्छे क्वेश्चन से आप 70 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, तो मैंने जैसे ही पेपर को सॉल्व करना शुरू किया, तो 70 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। मुझे ये था कि 70 क्वेश्चन जितने मैंने किए थे उसमें से मोस्टली सही होंगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे 70 में से जो मुझे कन्फ्यूजन में थे या 5-6 क्वेश्चन गलत थे। तो इस वजह से 70 क्वेश्चन तो नर्सिंग के मैंने कर लिया, बाकी बचे 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बेसिक आना चाहिए। एक आध क्वेश्चन मान के चलो कि 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे मतलब नॉन नर्सिंग में से एग्जैक्टली आते थे, सही-सही आते थे और बाकी मुझे नहीं आ रहा था। तो अब अगर आपने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप कितने भी अच्छे से नर्सिंग क्वेश्चन कर लो, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है। आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा एग्ज़ाम में कि जो आपको एकदम अच्छे से पता होता है ना, वो भी ऑप्शन पढ़ने के बाद आप कभी-कभी गलत लगा देते हो। तो मैंने ये सोचा कि 70 क्वेश्चन तो मैंने कर लिया है, उसके बाद भी इसमें से हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन गलत भी हो जाए, कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है लगाने में कि एग्जैक्ट उसको आ रहा है, कभी-कभी आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो 70 क्वेश्चन करने के बाद मैंने क्या किया, मिस्टेक ये कर दी कि जो 30 क्वेश्चन और आ रहे थे ना, 30 क्वेश्चन जो अदर सब्जेक्ट से आए हुए थे, उसमें भी मैंने सोचा कि थोड़ी कोशिश करते हैं। 70 तो मैंने कर लिया, अब 30 क्वेश्चन जो है उसमें भी कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने के साथ-साथ मैंने क्या किया, 30 क्वेश्चन में से लगभग मैंने 27 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिला के मैंने 97 क्वेश्चन कर दिए, जो मुझे नॉन नर्सिंग वाला बिल्कुल नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत ही एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे पता था, जनरल नॉलेज से रिलेटेड थोड़ा बहुत पता था, तो उसमें मैंने रिस्क ले लिया। मैंने सोचा कि वैसे भी 70 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएंगे, तो मेरा रैंक जो है वो नीचे चला जाएगा, नंबर नीचे चला जाएगा। नंबर और बढ़ाने के लिए, कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि ऑल इंडिया का ये पेपर है, ऑल इंडिया में हो रहा है, एक पर्टिकुलर किसी स्टेट का पेपर नहीं है, सारे इंडिया के कैंडिडेट हैं।
तो मैंने उसमें क्या किया, रिस्क ले लिया, 27 क्वेश्चन और कर दिए, तो 97 क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब हुआ क्या कि 97 क्वेश्चन मैंने कर दिए, तो जो मुझे नहीं आ रहा था, रीजनिंग मैथ नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाओगे तो गलत तो होगा ही होगा। तो जो मुझे प्लस में 70 नंबर में से मान के चलो मेरे 65 क्वेश्चन सही भी होते, तो उसका बात क्या हुआ कि उसके बाद से जो 27 क्वेश्चन मैंने किए थे, उसमें से जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए, वो भी मेरे प्लस वाले नंबर्स में से कट गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुझे कम से कम नंबर मिला, मतलब कि 69 क्वेश्चन मेरे सही थे, मतलब मुझे टोटल मिला के 69 नंबर ही मिले थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, नर्सिंग में तो हर कोई कर लेगा। नर्सिंग का पेपर सबके लिए इक्वली होता है। नर्सिंग के क्वेश्चन आजकल हर कोई अच्छे से पढ़ के जा रहा है। नर्सिंग का क्वेश्चन आपने सही से कर लिया, जितने आपको करने हैं उतने आपको सही से कर लेने हैं। उसके बाद से आपको जनरल नॉलेज का जो अदर पोस्ट्स है उसमें क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, मैंने कहाँ से नहीं पढ़ा था। तो इस वजह से आपको सबसे पहले आप ये सिलेबस देख लो। ये सिलेबस ऑफिशियल साइट पे है, एक-एक टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद जो मैंने एग्ज़ाम दिया ना, इस चीज़ों को कवर किया तो कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन हो पाया है। अब इसमें देखो सिलेबस में क्या दिया है कि जनरल अरिथमेटिक जो है ना, इसके लिए आपको कौन-सा बुक परचेस करना है, तो आप मार्केट से जाके सबसे पहले तो इन चीज़ों की आप एक बार बुक ले लीजिए। हर एग्ज़ाम में ये चीज़ आ रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चन पढ़ने से कहीं पे भी आपका मतलब हर तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट होगा उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप किसी भी अपने पास की शॉप पे जाइए, जहाँ पे बुक मिलता है, वहाँ से आप एक जनरल मैथमेटिक्स की कोई भी बुक ले लीजिए। मेनली बुक आता है वो अरिहंत का जो बुक होता है, वो एक नामी मतलब राइटर की बुक है अरिहंत की। आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, जिसमें आपको सारे ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी आप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक बुक से पढ़ना है, क्योंकि बुक में हर एक चीज़ दी हुई होती है। तो आपको सारे के फॉर्मूला हो गए, अगर आपको किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पता है, नियम पता है, तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा ना, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। कोई भी आपको 10 क्वेश्चन पढ़ा देगा, तो उस क्वेश्चन में से आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको अगर फॉर्मूला पता हो, तो आप उस पे हज़ारों सवाल लगा सकते हो। तो बेसिकली आपको दुकान पे जाना है, और जो भी अच्छे राइटर की बुक है, मेनली अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट होती है, उसको आपको वहाँ से परचेज़ करना है। और इन सब चीज़ों का ना नियम पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, रूल पढ़ना है कि क्या कैसे इसमें होता है। और हमेशा नर्सिंग में ना ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं, और वही ईज़ी क्वेश्चन्स आपसे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि नर्सिंग वाले कैंडिडेट अदर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं, और उन्हें आता भी नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथ हमारा बहुत कमज़ोर होता है। मेरा भी मैथ बहुत कमज़ोर था, जिसकी वजह से मैंने बायो सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो आपको क्या करना है कि बुक लेना, ये सारी चीज़ों को कवर करना है, मतलब उसके जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो नियम है, जो भी फॉर्मूला है, उसको पढ़ना है। क्वेश्चन उसके बाद में आप सॉल्व करना है, लास्ट मोमेंट पे आपको करना है। अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नर्सिंग वाली पूरी हो चुकी है, तो 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए सिर्फ़ और सिर्फ नर्सिंग पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की भी तो क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, उस टाइम में अगर आपका ब्रेन यूज़ होगा, आप अपने आईक्यू से भी उसको लगा सकते हो। रीज़निंग वाला बहुत ईज़ी आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके लिए भी आप रीज़निंग का भी कुछ फ़ॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है। इसके लिए भी एक सिंपल सी पतली सी बुक ले लीजिए, जिसमें सारे नियम दिए गए होते हैं। कोड डिकोड का होगा, रिलेशनशिप का, डिसीजन मेकिंग, ये सब आएगा। और नए में कौन-कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग आ रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब से भी कोई क्लास लेने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे एक-एक टॉपिक वाइज़ ना, तो आपको बहुत अट्रैक्टिव वे में कई सारे टीचर्स पढ़ा देंगे। ज़रूरी नहीं है वो नर्सिंग का ही बंदा पढ़ाए। नर्सिंग का बंदा अगर रीज़निंग और मैथ और एप्टीट्यूड ये सब पढ़ाएगा, तो कहीं न कहीं अच्छे लेवल से नहीं पढ़ा पाएगा। इसके लिए जो मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाते हैं, अदर सब्जेक्ट के जो नर्सिंग के नहीं हैं, वो लोग आपको अच्छे से पढ़ाएँगे। तो जनरल रीज़निंग का इस समय कौन-कौन से टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको यूट्यूब से पढ़ना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रीज़निंग की बुक खरीदनी है। पतली बुक होगी, 100-150 में आ जाएगी। आप बुक से पढ़ो, बुक से आपको याद भी रहेगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कोई भी रिसेंट की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अपडेट होता रहता है जनरल अवेयरनेस का। तो जितने दिन भी आपको टाइम बचा है ना, तो आप सुबह और शाम जब भी आपके पास टाइम मिल रहा है, तो आप न्यूज़ देखा करिए। एक दिन में 1-2 बार आप न्यूज़ देखिए। और अगर ये सेंट्रल का एग्ज़ाम है, ज़ाहिर-सी बात है कि आरआरबी का एग्ज़ाम सेंट्रल का है, तो इसमें ऑल इंडिया का जो भी न्यूज़ आ रहा है हर दिन का, तो आप उसको हमेशा ध्यान से देखा करें। इससे हमेशा क्या है, आप एक रूटीन में लाइए कि आपको न्यूज़ 1 घंटे देखना ही देखना, पर दिन का आपको अपडेट लेना है। तो जो भी नई चीज़ें आएँगी ना, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम बैक टू बैक आ रहा है, चाहे आरआरबी का है, चाहे केजीएमयू आ रहा है, पीजीआई आ रहा है, आरआरएमएल आ रहा है, तो सब में यही चीज़ है। तो डेली रूटीन में अभी भी जितना टाइम है ना, आप उसके लिए
टेलीविज़न देखा करिए, न्यूज़ लिया करिए, व्हाट्सएप पे भी तो बहुत सारी अपडेट मिलती है। तो देश दुनिया से भी कनेक्टेड रहिए, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत इच्छा है तो मार्केट में आपको पतली सी कोई भी बुक मिल जाएगी जिसमें करंट अफेयर मिलेगा। करंट अफेयर का हर हर मंथ अपडेट आ जाता है, मतलब हर महीने अलग-अलग बुक परचेज़ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पढ़ना सफिशिएंट है। गूगल पे यूट्यूब पे आप सर्च करिए कि करंट में क्या चल रहा है, तो वो अच्छे से आपको बता देंगे। इसके लिए आपको बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस के लिए भी आपको लूसेंट की बुक आती है, वो हमेशा के लिए आप एक बार खरीद के रख लीजिए। जनरल साइंस आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा। बेसिकली यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक का ही पूछा है। छोटी-छोटी चीज़ें आपको साइंस से रिलेटेड पूछी जाएगी। इसमें मेनली फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मीन्स आपके बायोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएँगे। आपने अगर अच्छे से 10th में, 12th में पढ़ी होगी, रेगुलर क्लास आपने किया होगा, तो ये आपको वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि उस टाइम में मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि मैंने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखा, और दूसरी बात मैंने माइनस क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया। जितने मुझे आ रहे थे वो तो किया ही किया, और साथ में जो मुझे नहीं भी आ रहे थे उस पर भी मैंने रिस्क लिया। रिस्क तो लेना पड़ता है हर एक एग्जाम में, पर रिस्क आप तभी लो जब आपको 50-50 क्वेश्चन, मतलब 50-50% का चांस हो कि ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, ये या ये सही होगा, तभी चूज़ करना है। जब एकदम ऑप्शन ही नहीं पता हो तो तुक्का नहीं लगाना है। एक-एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, एक-एक पॉइंट का माइनस मार्किंग इंपॉर्टेंट होता है। तो अब सिलेक्शन इसमें ये डिसाइड करेगा ना, सबसे पहले आपने किस जोन में भरा। अगर मैंने उस टाइम में गोरखपुर जोन में भरा होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो आप कौन से जोन में आपने भरा है और उस जोन में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, ये भी डिपेंड करता है। बहुत सारे जोन में कैंडिडेट ने ही अप्लाई नहीं किया तो उसमें कंपटीशन कम होगा, और किसी रीजन में बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उसमें कंपटीशन होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आपकी तैयारी है वैसे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और कोशिश ये करिए कि माइनस मार्किंग को ज़्यादा नहीं लेना है, और अपना नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, हर एग्ज़ाम में आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। उसके लिए अलग से 3-4 दिन टाइम दीजिए, और सारी चीज़ें बेसिक जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड या फिर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। रेलवे कहीं ना कहीं बेस्ट फैसिलिटी देता है। रेलवे नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना अपने में बहुत ही बड़ी बात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।